हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हिंदी में जीवों में जनन। जनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर में उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जनन क्या होता है? जनन होता है अपने ही समान अपनी ही प्रजातियों के जीवों का उत्पत्ति करना या संतति का उत्पत्ति करना। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, अब जीव कौन कौन से होते हैं हमको पहले ही पता है कि जीव जिनमें जान होती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ सकता है, जीवधारी आ सकते हैं, समस्त जीवधारी जंतु और जीवधारी आ सकते हैं। और क्या आ सकते हैं? पौधे। सारे पौधों में क्या होती है? जान होती है, वो भी अपना अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी उनका भी मृत्यु होता है। ठीक है, उन लोग क्या होते हैं? सब अपने ही समान अपनी ही प्रजाति के नए जीवों का उत्पत्ति करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीवों में जनन। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव प्रजनन क्या होता है और जनन क्या होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे शुरू देखते हैं क्या बोलता है ये चैप्टर कि हमको क्या क्या सिखाना चाहता है। ये चैप्टर बोलता है कि वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देता है तथा अपनी ही प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। इसमें क्या होता है मुख्यतः? अब जीव इसमें एक शब्द बोला गया है प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता क्या होती है कि अगर जब कोई जीव जो है वो अगर दूसरा जीव उत्पन्न नहीं करेगा तब तक क्या होगा? अगर ये अपने में ही खत्म हो जाएगा और नए जीवों की उत्पत्ति नहीं करेगा तो वो वाले जीव क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे संसार से, है ना। तो क्या करता है? निरंतरता बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या करता है? वो अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है। तो अपने समान जीवों की उत्पत्ति कैसे कर सकता है? प्रजनन के थ्रू करता है। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि प्रजनन कौन कौन से प्रकार का होता है और कौन कौन से जीव किस किस प्रकार के प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रजनन से क्या होता है? जो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण को क्या करते हैं? अपनी इस प्रक्रिया के दौरान जो जीवधारी होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया? मान के चलो एक ये जीवधारी है। ठीक है, फिर ये अगर प्रजनन करता है और क्या करता है? अपने समान 2 जीवों की उत्पत्ति करता है या फिर एक जीव की भी उत्पत्ति कर सकता है। तो ये क्या होता है? इनमें जो लक्षण विद्यमान है तो क्या होगा? ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ये क्या हो गया? अलैंगिक जनन, मतलब इसमें एक जनक होता है। फिर जो बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होते हैं, उनमें क्या होते हैं? 2 जनक होती है, एक मादा होती है और एक नर होता है। जो दोनों के जब दोनों का प्रजनन होता है तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो उसमें क्या होंगे? दोनों के कुछ लक्षण माता के, कुछ लक्षण पिता के उस जीवधारी में जाते हैं। ठीक है, पौधों में भी वैसा ही होता है। तो क्या होगा? लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और क्या होता है? नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। क्या होता है कि इसके कुछ लक्षण और इसके कुछ लक्षण मिलके क्या करेंगे? कुछ लक्षण माता के होंगे, कुछ लक्षण पिता के होंगे। उससे क्या होगा? वैरायटीज बढ़ जाती है लक्षणों की। वो क्या करते हैं? अलग अलग और नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ जनन के द्वारा होता है। अगर जनन होगा तभी जो प्रजाति है, तभी जो जीव हैं वो अपने समान जीवों की उत्पत्ति कर पाएंगे। ठीक है, प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? प्रजाति की निरंतरता किससे बनी हुई है? जनन से या प्रजनन से। तो प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों का निर्माण होता है। इस क्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है? प्रजनन में युग्मकों का निर्माण होता है। कैसे युग्मकों का निर्माण होगा देखते हैं। अगर ये क्या है? मादा है और ये क्या है? नर है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करेंगे? ये XX होती है और ये XY होते हैं। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, वो XX और XY होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? युग्मकों का इसका एक पार्ट जाएगा, जैसे X जाएगा, इसका जाएगा ये क्या होगा? युग्मकों का निर्माण करेगा, मतलब 2 अलग अलग लक्षणों को, अलग अलग क्रोमोसोम को ये जो साथ में होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? युग्मकों का निर्माण होना। तो प्रजनन की जो विशेषताएं होती है उसमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होता है।
ठीक। उसके बाद क्या होता है, इस क्रिया के द्वारा ही नई पीढ़ियों का जन्म होता है, युग्मकों का निर्माण होगा, फिर से उनमें से क्या होगा, जब इन दोनों का क्या होगा, संलयन होगा और उसके बाद नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जिससे जीव की निरंतरता बनी रहती है, उसके समान ही जीव पैदा होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण कोशिका एवं जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। जब एक पेरेंट्स है उससे क्या हुए, दो बच्चे हुए, एक पेरेंट्स मतलब एक माता पिता है एक जने, तो उनसे क्या हुए, 2 बच्चे हुए, तो जीवों की संख्या बढ़ी। फिर उन जब 2 बच्चों का प्रजनन किसी और के साथ होगा, जनन, तो क्या होगा, उनसे 2-3 जितने भी बच्चे होंगे, तो ये क्या होगा, इसमें जीवों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके कारण ही कोशिका विभाजन संभव हो पाता है। कोशिका विभाजन कैसे संभव होगा, जब युग्मकों का निर्माण होगा तो क्या होगा, केंद्रक जो है किसी सेल का, वो क्या करता है, अपने में विखंडन पैदा करता है और 2 नए सेलों का निर्माण करता है, 2 नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि जीवों में कोशिकाओं की उत्पत्ति आवश्यक है। तो किससे होता है, प्रजनन के कारण ही होता है। फिर इस क्रिया के दौरान जो क्या होता है, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, युग्मक बनेंगे, युग्मक से लक्षणों की का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, अन्य प्रकार के प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन संश्लेषित होते हैं और नए प्रकार के प्रोटीन बनते हैं और जैव रासायनिक पदार्थों का भी संश्लेषण होता है। उसके बाद देखते हैं प्रजनन के लाभ। प्रजनन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला क्या होता है, जाति प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है। हम लोगों ने पहले ही बताया, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि क्या, जब नए जीवों की उत्पत्ति होगी तो प्रजाति जो होगी उसकी निरंतरता बनी रहेगी। फिर प्रतिस्थापन, दूसरा बोलता है प्रतिस्थापन। प्रजनन के कारण जो प्रजनन के कारण क्या होता है, रोग होता है, आयु में वृद्धि होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो क्या होता है, अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई रोग होती है, तो क्या होता है, हम लोग अपने वातावरण के अनुसार एडॉप्टेशन करते हैं और क्या, नए लक्षणों का मतलब एक जगह से दूसरे जगह में हम लोग प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे हमको अनुकूलन मिलता है, जहाँ पे हमको लगता है कि हम यहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे हम चले जाते हैं। मतलब सारे जीव ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन और जीवन का अस्तित्व सुरक्षित है। ऐसा क्यों कहा गया है, अगर प्रजनन नहीं होगा, नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी, तो सारा संसार क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विभिन्नता। प्रजनन के कारण ही जीवधारियों में विभिन्नता आती है और नए गुण वाले लक्षण बनते हैं। विभिन्नताएं क्यों आती है, क्योंकि जब माता और पिता के लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो लक्षण होते हैं, इसमें है क्या, अगर इनका लक्षण अच्छा, अगर माता का लक्षण क्या है, उनकी अगर हाइट कम है और पिता का क्या है, हाइट ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है, बच्चा या तो कम हाइट वाला भी हो सकता है, ज़्यादा हाइट वाला भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बीच का होता है, मतलब ना ज़्यादा हाइट होता है ना कम हाइट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विभिन्नता। इससे क्या होता है, नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर क्या है, विभिन्नता जो आती है वो क्या होता है, उसका स्थानांतरण होता है। फिर वो क्या होगा, अब जब वो जो नया बच्चा है या नया जीवधारी है, वो फिर से संतति का निर्माण किसके थ्रू करेगा, प्रजनन के कारण करेगा। तो जो विभिन्नता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फिर से युग्मकों के निर्माण के कारण स्थानांतरित हो जाती है। क्लियर। अब देखते हैं प्रजनन की विधियां। प्रजनन किस किस टाइप का होता है, प्रजनन कौन से जीवधारी में किस टाइप का पाया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं हम। तो जीवों में सामान्यतः प्रजनन की निम्नलिखित विधियां पाई जाती है। पहला क्या है, अलैंगिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन, अभी सिर्फ हम लोग नाम देखते हैं, फिर उसका डिटेल अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से जीवों में कौन कौन से टाइप का प्रजनन पाया जाता है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किस में होता है, निम्न स्तरीय पौधों में होता है, निम्न स्तरीय जीवधारियों में होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है और विखंडन वगैरह के कारण क्या होता है, उसका प्रजनन होता है। फिर क्या, दूसरा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसमें से उच्च वर्गीय पौधे एवं उच्च वर्गीय जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। मुख्यतः लैंगिक विधि द्वारा ही प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, सिर्फ निम्न वर्गों वाले जीवधारियों में होता है। अब देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि है जिसमें जनन कोशिका या विशिष्ट जनन रचनाएं या तो नहीं होती हैं, ठीक है, या तो केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती है।
समसूत्री विभाजन, हम समसूत्री विभाजन का मतलब क्या पढ़ सकते हैं कि अगर एक कोशिका है या एक जीव है तो अपने ही समान दो जीवों का उत्पत्ति करता है। फिर ये जो जीव क्या होता है, अपने ही समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अर्थात लैंगिक जनन में जनन इकाइयों का अर्धसूत्री, अच्छा, जो अलैंगिक जनन में कौन से प्रकार का विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, इसमें अपने समान ही रचनाएं जीव उत्पन्न करते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन नहीं होती है, इसकी जो इकाइयाँ विकसित होती है, मतलब नए जो जीव विकसित होते हैं वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से एक नया जीव बना देते हैं। मतलब अगर समसूत्री विभाजन होता है, ये एक समसूत्री विभाजन हुआ तो दो जो जीव बने वो पूर्ण रूप संपूर्ण जीव होते हैं, मतलब वो उसी के समान ही होते हैं, हूबहू, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है, इनमें विभिन्नताएं नहीं आती है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कह सकते हैं। क्लोन क्या होता है, जो उसके ही समान हो, उससे अलग ना हो, कोई भी चीज़ में सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। फिर प्रत्येक क्लोन को रैमिट कहते हैं। इसको क्लोन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने बायोलॉजी की भाषा में रैमिट, जो नए जीव होते हैं जो समसूत्री विभाजन के कारण होते हैं, ठीक है। फिर अलैंगिक प्रजनन प्रायः निम्न वर्गीय पौधों जैसे ब्रायोफाइटास, जो ब्रायोफाइटा संघ के जीव होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, और टेरिडोफाइटा जो होता है संघ, उसमें क्या होते हैं, पौधों के, उसी में पाया जाता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं क्या होती हैं, अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं होती है, प्रजनन में केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें दो जनक नहीं होते, अतः एक जनकीय होता है। इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की एक कोशिका भाग लेती है। कहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे बताया कि एक कोशिका अपने ही समान दो कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हो जाती है, अपने ही समान जीव बना देती है। उसको क्या बोलते हैं, एक जनक एक ही कोशिका भाग लेती है, जिससे नए कोशिकाओं का निर्माण होता है और एक पूर्ण जीव बन जाता है। अतः इसे क्या बोलते हैं, एक प्रजनन भी कहते हैं। इसमें युग्मक को संलयन नहीं होता है। इसमें क्या है, एक जनक है तो युग्मक तो बनेगा नहीं, और युग्मक बनेगा नहीं तो संलयन कहाँ से होगा, ठीक है। यह विधि क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है। इसमें बनने वाली जो जनक की संख्या होती है वो क्या होती है, आकार संरचना के भांति अपने ही पेरेंटल जीव जो होता है, मतलब अपने ही जो जनक जीव होता है उसी के समान ही होती है। इसमें अगुणित व द्विगुणित पीढ़ी है, उनका एकांतर नहीं होता, वह नवजात आनुवांशिक रूप से समान होती है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वह, उसमें क्या होता है, वो पीढ़ियों में सेम, इसमें द्विगुणन नहीं होगा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो विभिन्नताएं नहीं आएंगी, और क्या होता है, एकांतर नहीं होता। नवजात आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब उनमें अलग अलग कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है। अब देखते हैं अलैंगिक जनन से लाभ, ठीक है। अलैंगिक जनन से लाभ, इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। यह जनक समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यह जीवों को दूर तक फैलने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि समसूत्री विभाजन से क्या होता है, अपने ही समान डबल जीवों का उत्पत्ति होता है। तो पहले क्या होगा, अगर एक ही कोशिका है तो दो समान जीव बनेंगे, दो से क्या बनेंगे, चार बनेंगे, चार से क्या बनेंगे, 8 बनेंगे, 8 से क्या होगा, 16 होगा, 16 से 32 हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, बहुत जल्दी जो जीव होते हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं। केवल एक जंतु जो होता है वो बहुत अधिक जीवों को क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। क्यों, क्योंकि समसूत्री विभाजन द्वारा ये हर बार जब उस संतति की उत्पत्ति होती है तो क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है, ठीक है, अपनी संख्या से दुगुनी हो जाती है। अब अलैंगिक जनन से हानियाँ, इस प्रजनन से बने जीव में वातावरण परिवर्तनों के कारण प्रतिकूल जो क्या होना चाहिए, अनुकूलन होता है, उसका क्षमता नहीं होता, क्योंकि ये अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं करते हैं। वो अपने जीवों के समान ही सारी चीज कैरेक्टरिस्टिक को रखते हैं, और क्या करते हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं आती, इसलिए वो अनुकूल परिस्थिति, मतलब जो प्रतिकूल परिस्थिति होता है उसको क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस प्रजनन में युग्मक संलयन नहीं होता है। इस कारण से विधि में क्या होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन तथा विभिन्नता नहीं पाई जाती है। मतलब इनमें जो चेंजेस नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि ये एक ही जनक के द्वारा होता है। इस प्रजनन में विकास की संभावनाएं क्षीण होती है। विकास की संभावनाएं क्षीण होती है, इसका मतलब ये कि जो जीव होते हैं वो अपने ही समान क्या करते हैं,
पूरे कैरेक्टरिस्टिक को अपने ही समान बनाए रखते हैं और समसूत्री विभाजन के द्वारा। फिर नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही होता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते। क्यों? प्रतिकूल परिस्थिति में, क्योंकि इनके अंदर वो विभिन्नताएं उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इससे क्या होता है, ये कमज़ोर होता है, ये किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। कौन से जीव? जो अलैंगिक जनन में, जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुए होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है देखते हैं। अलैंगिक जनन मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कैसे? विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी द्वारा, गैम्यूल द्वारा, पुनरुद्ध भवन या खंडी भवन द्वारा, या फिर बीजाणु और बीजाणु निर्माण द्वारा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो विखंडन होता है, विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। विखंडन कितने प्रकार का होता है? द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन मतलब एक बार में, जैसे एक कोशिका है तो ये 2 बार में टूटेगा, और बहुविखंडन में ये 4 बार, 5 बार, 6, 4, 5, 6 और इससे भी अधिक संतानें एक बार में उत्पत्ति कर सकता है। क्लियर? अब इसका हम लोग देखते हैं संपूर्ण अध्ययन, आगे देखते हैं। ठीक है, विखंडन द्वारा पहला देखते हैं। विखंडन द्वारा इस विधि में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, विखंडन मतलब क्या होना, टूटना। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में एक कोशिकीय जो जीव होता है वो क्या करता है, इस विधि में एक कोशिका या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है स्वयं से। जैसे एक जीव है, ये क्या किया, अलग अलग प्रकार से समसूत्री विभाजन किया और वो क्या किया, टूट गया। ठीक है, फिर प्रत्येक खंड से एक नया जीव जो होता है वो कोशिका बन जाता है, या 2 प्रकार का होता है, वो भी खंडन या बहुविखंडन कहलाता है। अब जो विखंडन है वो क्या, विखंडन मतलब तो हमको पता चल गया कि टूटने से, अलग होने से क्या होता है, नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये 2 प्रकार का होता है, देखते हैं। पहला द्विविखंडन। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में विभाजित होने वाला जीव या कोशिका जो होता है वो मध्य भाग से क्या होता है, मध्य भाग से टूटता है। ठीक है, तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक कोशिका से नया जीव बन जाता है। इस विधि द्वारा विभाजित होने वाले जीवों को की मृत्यु विरल ही होती है, मतलब ये जल्दी से नहीं मर सकते। कैसे होता है देखते हैं। अगर ये कोई कोशिका है तो ये जो सेंटर है, इसका केंद्रक जिसको बोलते हैं, वहाँ से ये क्या होता है, अलग होना शुरू हो जाता है। जैसे ये अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो है उसके बाद ये जो खंड होता है वो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे से ये क्या हो जाता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 2 नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। इस टाइप का विखंडन होता है। आगे देखते हैं द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है। द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है, देखो। पहला सरल या अनियमित द्विविखंडन। सरल होता है या अनियमित भी हो सकता है, मतलब वो कहीं से भी विखंडित हो सकता है। उसका ये नहीं है कि ऊपर से भी टूटेगा, या मतलब उसका कोई नियम नहीं है कि वो कहाँ से टूटेगा। ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, ऊपर से भी ब्रेक हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, और इस साइड से भी ब्रेक होके विखंडित होके नए जीवों की उत्पत्ति कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है अमीबा में, ये अमीबा दिखाया हुआ है। ये क्या है, कहीं से भी ऐसा स्टार टाइप का होता है। आपको पहले ही पता है कि अमीबा कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ये क्या होता है, ये यहाँ से भी अलग हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो ये क्या किया, बीच से अलग होना शुरू किया। ठीक है, फिर यहाँ से अलग हुआ, यहाँ से अलग होके क्या किया, अपने ही समान 2 जीव बना दिया। क्लियर? उसके बाद क्या है देखते हैं आगे, लंबवत द्विविखंडन। जो द्विविखंडन है उसका दूसरा प्रकार क्या दिया हुआ है, लंबवत द्विविखंडन। इसमें जो जीव होता है वो विभाजन का जो विभाजन क्या होता है, अक्ष के लंबवत होता है। अक्ष मतलब क्या होता है, एक्सिस, जहाँ से वो जीव का शुरुआत होता है वहाँ से अक्ष से लंबवत, लंबवत मतलब लंबा क्या होगा, गुजरता है। इसका उदाहरण क्या है, वर्टिसेला या युगलिना। हम लोग वर्टिसेला या युगलिना देखते हैं, जो क्या होता है, अक्ष लंबवत डिवाइड होता है, विखंडित होता है और 2 जीवों का निर्माण करता है। देखते हैं डायग्राम में कैसा बताया गया है। ये क्या है, वर्टिसेला। ये यहाँ से, ये लंबवत मतलब क्या हो गया, लंबा, यहाँ से विखंडित होगा, और अक्ष में बोल रहे हैं तो यहाँ से विखंडित होगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, विखंडित होते जाता है। ये जो सेंटर होता है इसका सेल केंद्रक बोलना चाहिए या फिर हृदय स्थिति बोलना चाहिए। यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक होना चालू करता है और क्या करता है, ये देखो यहाँ से ये घुसते गया, कैसे घुसते गया, ऐसे ऐसे घुसते गया, फिर वो धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है और क्या कर लेता है, अपने ही समान इसका जो केंद्रक है वो बीच से ब्रेक हो जाता है और नए जीवों की उत्पत्ति कर लेता है। क्लियर? आप देखते हैं तिर्यक विखंडन। इस विभाजन का अक्ष जो होता है वो प्राणी के लंबवत अक्ष के साथ बनाता है। इसमें इसका क्या उदाहरण है, सीरेटियम।
गोनिओलेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, देखो इस टाइप का जीव होता है, सॉरी एक सेकेंड, इस टाइप का जीव होता है। ये क्या करता है, तिर्यक विखंडन करता है। ये अक्ष के लंबवत होता है, लेकिन इसका तीसरा खंड, मतलब ये दो खंडों में बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। ये दो खंडों में बराबर बढ़ जाता है ये, लेकिन तिर्यक विखंडन क्या करता है, अगर इस टाइप का जीव है तो वो क्या करेगा, इस टाइप का बन जाएगा, मतलब जो उसका तीसरा भाग होता है वही नए जीव में कन्वर्ट होता है। ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक होता जाता है, ब्रेक होता जाता है, और यहाँ से भी ब्रेक होता है, लेकिन ये अक्ष के लंबवत ही ब्रेक होगा ना, यहाँ से नहीं। तो ये क्या होगा, तीसरे जगह से ब्रेक होगा और यहाँ से भी ब्रेक होके तीसरा जो हिस्सा होता है उसके अनुसार नए जीवों की उत्पत्ति कर लेता है। फिर चौथा क्या है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इस प्रकार के विभाजन में क्या होता है, प्राणी का देह जो होता है वो अनुप्रस्थ गुजरता है। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। इसका सबसे मुख्यतः उदाहरण क्या है, पैरामीशियम जो जीवाणु होता है वो किसमें, कौन से विखंडन द्वारा अपनी नए संततियों की उत्पत्ति करता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन के द्वारा, ठीक है। एक ये क्या है, पैरामीशियम का डायग्राम है। ये पैरामीशियम क्या करता है, अब यहाँ से अगर ऐसा है, हमको पता है कि जो पैरामीशियम होता है वो चप्पल के जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है वो यहाँ से अंदर घुसना शुरू करता है विखंडन होने के लिए। यहाँ से अगर किसी चीज़ को दबाओगे, अगर हम लोग जैसे बॉटल को दबाते हैं जहाँ से पकड़ के, तो वो क्या होता है, जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ से फोल्ड होना शुरू हो जाता है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम लोग अगर एक बलून देंगे, फुग्गा जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, अगर हम लोग कहीं से दबाते हैं और ऐसे मोड़ते हैं तो जहाँ से दबाएंगे वहीं से दबेगा और वहाँ से ट्विस्ट होके वो मुड़ जाता है, ठीक है। फिर वो अलग अलग टाइप का बन के दिखाई देता है ना, वैसे ही होगा पैरामीशियम में। यहाँ से वो क्या होगा, घुसना शुरू करता है, फिर ऐसा इसका जो द्रव्य होता है वो अंदर दबना शुरू हो जाता है फोर्स के कारण। फिर क्या होता है, ऐसे ब्रेक होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे से ब्रेक होके दो अलग अलग जो इसका केंद्रक होता है वो क्या होता है, दो अलग अलग नए केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, फिर दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर क्या हो जाता है, दो नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं बहुविखंडन। पहला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े, द्विविखंडन पढ़े। द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है, हम लोग ने पढ़ा द्विविखंडन होता है 4 प्रकार का। पहला होता है सरल द्विविखंडन, फिर दूसरा होता है लंबवत द्विविखंडन, फिर तीसरा होता है तिर्यक द्विविखंडन, और चौथा होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे बहुविखंडन, ठीक है। तो बहुविखंडन क्या बोलता है, इसमें अलैंगिक प्रजनन जब होता है तो जो शरीर में उपस्थित नाभिक जो होता है वो लगातार विभाजित होता जाता है। यहाँ पे भी हम लोग पैरामीशियम का उदाहरण ले सकते हैं। पैरामीशियम कैसा होता है, चप्पल के जैसा होता है। वो क्या करता है, वो असमान, मतलब बहुत सारे संख्या में विभाजित होना शुरू हो जाता है। उसका जो नाभिक होता है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये जो नाभिक है वो असमान मात्रा में विभाजित होना शुरू हो जाता है और क्या कर लेता है, पुत्री नाभिक बना लेता है। ये समसूत्री विभाजन के कारण होता है ना। इसके पश्चात प्रत्येक नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है। कहाँ पे, ये जो आपका नाभिक है यहाँ से क्या होगा, ये देखो कोशिका द्रव्य अपने अपने अनुसार अपने अपना स्थान लेना शुरू कर देते हैं और एक एक साइड में जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जनक कोशिका जो होता है वो सेम पुत्री कोशिका में, डॉटर सेल में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और क्या मोनोसिस्टर्स, वर्टिसेला, प्लाज्मोडियम आदि। क्लियर। अब देखते हैं कलिकायन, ठीक। कलिकायन क्या होता है, कलिकायन या मुकुलन द्वारा पौधों में क्या होता है, कलिकायन, कलिका निकलना, अलग से बर्ड निकलना इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, मुकुलन द्वारा भी प्रजनन होता है। इस प्रजनन में क्या होता है, जो जीव होता है, वयस्क जीव जो होता है, मैच्योर जीव, वो क्या करता है, अपने शरीर पर पहले एक बार कली के जैसे एक जो संरचना होता है उसका निर्माण करता है और विकसित होकर उसको पूर्ण विकसित जीव बना देता है अपने में ही, ठीक है। इस विकास के दौरान अपना पोषण उससे कहाँ से प्राप्त होता है, उस जनक कोशिका से या फिर जनक जीव से ही प्राप्त होता है। लेकिन पूर्ण विकसित होने पर वो क्या कर लेता है, वो अलग जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा में कैसे होगा, ये एक हाइड्रा नाम का जीव है, वो क्या करता है, अपनी ही संरचना में एक क्या करता है, बर्ड का निर्माण करता है, धीरे धीरे एक बर्ड का निर्माण करता है। लेकिन क्या करता है, जब इसमें जितना इसका पोषण का काम होता है वो किससे लेता है, ये जो बर्ड होता है वो पूरे हाइड्रा से लेगा, पूरे हाइड्रा की बॉडी से लेता है। फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। बड़ा होने जैसे सेम उसके जैसे ही अपना एक
मतलब जो वो बर्ड होता है वो पूर्ण विकास कर लेता है। उसके बाद जब वो पूर्ण विकास कर लेता है, जब पूरा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो अलग से निकल कर जब फिर से लग जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कलिकायन या मुकुलन विधि। इसके बाद क्या है, प्लाज्मोटोमी द्वारा यह प्रजनन क्या होता है, एक कोशिकीय जीव द्रव्य विभाजित होकर दो जीवों में बढ़ जाता है, फिर बाद में केंद्रक विभाजित होकर पहले जैसे संख्या प्राप्त कर लेता है। उदाहरण क्या है, ओपेल, आइना और पॉलीमिक्स। अगर ये कोशिका है, ये क्या है, केंद्रक है, तो इसके आसपास क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जब इसमें ब्रेक होना शुरू होगा, यहाँ से क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा यहाँ से, तो इस टाइप का संरचना बनेगा। फिर ये क्या होगा, आधा आधा केंद्रक टूट जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके ये पूर्ण विकसित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी विधि द्वारा। अब इसके बाद क्या है, गैम्यूल विधि द्वारा। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन एक विशेष प्रकार के गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, जिसे गैम्यूल इन स्टेट ऑफ ब्लास्ट कहते हैं। जब किन्हीं कारणों से इनकी मृत्यु हो जाती है, तब यह रचनाएं अनुकूल परिस्थिति आने पर फिर से पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या होता है, कटीला होता है, इसमें कांटे निकले होते हैं इस प्रकार के जीवों में। और क्या होता है, जब देखा जाता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो आवरण पाया जाता है। इस प्रकार के कुछ पौधों में पाया जाता है। उदाहरण क्या है, स्पॉन्जिला। ये क्या होता है, स्पॉन्जिला का जो पौधा होता है वो कटीला होता है और अपना पोषण स्वयं करता है। और ये क्या करता है, ये प्रतिकूल परिस्थिति जब आता है और अपने आप को मृत पाया जाता है, तो जब फिर से अनुकूल परिस्थिति आता है तो क्या कर लेता है, अपने आप में जीवन ले आता है, जीव आ जाता है उसमें, और क्या हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। इस प्रकार का पौधा क्या होता है, स्पॉन्जिला होता है। उदाहरण क्या है इसका, स्पॉन्जिला। और ये क्या होता है, विकसित होकर फिर से नया जंतु अनुकूल परिस्थिति जब आता है तो फिर से ये क्या करता है, नया जंतु विकसित करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन द्वारा। यह जो प्रजनन होता है, जब जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में बढ़ जाता है तो क्या होता है, या क्या होता है, काटा जाता है, तो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो विकसित होकर एक नया जंतु बना देता है। यह क्या होता है, प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोअन्स में होता है, जैसे प्रोटोजोअन्स या सिलेंट्रेटस वाले जीवों में होता है, जैसे हाइड्रा, और प्लेटेहेलमिन्थेस जैसे प्लेनेरिया, और कुछ कोड्रेमा जंतुओं में भी पाया जाता है। अगर हम लोग इसका स्पष्ट उदाहरण देखते हैं, अगर किसी जीवधारी में देखते हैं तो केंचुआ, अगर हम लोग केंचुआ की बात करते हैं तो वो किन्हीं कारणवश क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो अलग हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, नए जीव, मतलब दो नए, जो क्या होगा वो, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो क्या होगा, किसी भी कारणवश हुआ हो ना, तो क्या होता है, ये दो टाइप के दो जीव बन जाता है। ठीक है, वो एक जो रहता है वो दो जीवों में परिवर्तित हो जाता है, दूसरे में भी नए जीव आ जाता है। क्लियर। अब देखते हैं बीजाणुओं द्वारा। बीजाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कोशिकाई जो पतली मिट्टी वाली संरचना होती है, उसमें क्या होती है, अगर कोई पौधा है वो जन्म के पश्चात क्या होता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जलीय पादपों में होता है। किसमें होता है, जलीय पादपों में होगा। ये क्या होता है, कुछ पौधा लेते हैं हम लोग, अगर उसमें क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो फल क्या बोलना चाहिए, एक कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। वो क्या होता है, किन्हीं कारणवश क्या हो जाता है, टूट जाता है या फट जाता है, तो क्या हो गया, वो उड़ता हुआ जाता है और क्या हो जाता है, जलीय पादप नीचे में जाके ये अपने अपने स्थान में ऐसे बहुत सारा फैल जाता है। और बहुत सारे बीजाणु अगर गीली मिट्टी में दब जाते हैं और क्या करते हैं, उड़ के पहुँचते ना, वो किसी भी हवा जब आता है तब उड़ के पहुँचेंगे, या फिर क्या हो सकता है, हवा के द्वारा या फिर किसी कारणवश उसमें अगर ठोकर वोकर लग जाता है तो वो फट जाता है, वो जो बीजाणु कोष होता है, और उससे बीजाणु उड़ कर कहाँ पहुँच जाते हैं, जमीन में गीली मिट्टी में जाके फंस जाते हैं और क्या हो जाते हैं, नए जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा है कायिक या वर्धी प्रवर्धन। बॉडी के, कायिक मतलब क्या हो गया, बॉडी के कारण होता है। ठीक है, इस प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भागों से प्रवर्धन होता है। ये क्या हो गया, अलैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होता है कोशिकाओं में विभाजन होता है, इसलिए होता है। ठीक है, लेकिन कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स होता है पौधों का, उसमें अगर कुछ भी जो पौधों के जो अन्य भाग होते हैं शारीरिक के, उसके कारण होता है। ठीक है, उसके विभाजन के कारण होता है। इसमें सेल विभाजन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, बॉडी पार्ट्स का विभाजन होता है और एक नए पौधे को जन्म देते हैं। उसे कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। इस
प्रजनन में भाग लेने वाले पादप को क्या बोलते हैं? प्रवर्धक बोलते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले पौधे को क्या बोलेंगे? पेरेंट्स पादप को, उसके भाग को प्रवर्धक बोलेंगे। जैसे क्या है, ट्यूबर की पत्तियां जो होती है या फिर प्रकंद होते हैं, वो क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? पौधे के संपूर्ण शरीर एक नया पौधा बनाता है। कम विकसित पादपों में या प्रजनन, विखंडन, मुकुलन या गैम्यूल प्रवर्धन द्वारा होता है, लेकिन आवृत्त बीजी पौधों में ये क्या होता है? जो जनन होता है वो निम्न विधियों द्वारा होता है। ठीक है, इसको प्राकृतिक या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। इसको प्राकृतिक भी बोल सकते हैं और कृत्रिम भी। अगर अब प्रकृति के कारण होता है इसलिए प्राकृतिक बोलते हैं, स्वयं से होता है तो। लेकिन आजकल क्या होता है, अनेक प्रकार के पौधे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कृत्रिम तरीके से भी कायिक प्रवर्धन का यूज करके नए पौधे प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये इसमें क्या होता है? जो पौधा होता है वो स्वयं से जनन करता है। ठीक है, इसमें कोई भी क्या बोलना चाहिए, कोई भी जीवों का हाथ नहीं होता है कि अनेक प्रकार के पौधे प्राप्त करें। इसमें जिस प्रकार का विखंडन होगा उतने ही संख्या में पौधे निर्मित होते हैं या फिर पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जड़ों द्वारा कैसे होता है कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक जड़ों द्वारा होता है। ये कुछ अपस्थानिक जड़ों में क्या होता है? कोशिकाओं का उत्पादित करने की क्षमता होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। जैसे डहेलिया, सतावर और शकरकंद की जड़ें। इस प्रकार के क्या है, देखो सतावर की जड़ें क्या होती है? अगर इस प्रकार का पौधा है तो इसके जो इसमें क्या होता है? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। और अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? और अपस्थानिक जड़ें ऐसे पैदा करते जाती है और इससे क्या होगा? ये मिट्टी में दब जाता है और नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है? तनों द्वारा भी होता है, जिसमें पौधे का रूपांतरित या सामान्य विकास होता है, जिससे पौधा क्या होता है? अनेक प्रकार का हो सकता है। इससे क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रूपांतरित होता है और क्या हो जाएगा? वो नष्ट होने पर भी अनुकूल परिस्थिति जब आता है तो क्या कर लेता है? ये फिर ये से जब वो तना जो होगा फिर से भूमि में आएगा और जब अनुकूल परिस्थिति आएगा तब क्या होता है? वो फिर से अपने में जीव उत्पन्न कर लेता है। जैसे किसमें होता है? शकरकंद में होगा, अदरक में होगा, हल्दी में होगा। ये क्या होता है? सीजनेबल होता है। ये 2 साल 3 साल, अगर एक बार हम लोग इसको ज़मीन में गीली मिट्टी में दबा दिए रहते हैं तो क्या होगा? ये 2 साल 3 सालों तक अपने आप में नए जीवों की उत्पत्ति, नए पौधों की उत्पत्ति कर लेता है। ठीक है, फिर क्या है? भूमिगत तनों द्वारा। सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है? भूमिगत जो तना होता है, जो जमीन के अंदर दबा होता है, वो क्या होता है? उसका वायवीय भाग जो होता है वो सूख कर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर इनके अंदर क्या होता है? फिर से भूमिगत भाग में वो दब जाता है। जब ये गीली मिट्टी में है तब ये नए जीवों में रहेगा, नए पौधे के रूप में। फिर क्या होगा? जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगा तब क्या होगा? ये चेंज हो जाता है और सूख जाता है। फिर से जब बारिश होती है, बरसात होती है तो क्या होता है? जब उसमें पानी पड़ता है तो वो जो गीला हो जाता है और क्या होगा? धरती से ऊपर निकल के नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, इसका क्या कौन कौन सा उदाहरण है? ये प्रकंद में होता है, मतलब जो धरती के अंदर जो पौधे होते हैं जैसे हल्दी, अदरक, जिमीकंद, इसमें पाया जाता है।